गुड मॉर्निंग मीर। और पहले तो मीर आपको और आपके सारे ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। इनफैक्ट मीर, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि 2022 2021 के गेन्स के ऊपर कंसोलिडेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को एक फोकस अप्रोच करना चाहिए जहां पे भी अर्निंग्स रिकवरी स्ट्रांग है और जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी पॉजिटिव रहेगी, ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करें। प्लस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पे तो हमको लग रहा है कि रूपी का भी टेलवेंड इनको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ टाइम टू बी वेरी केयरफुल, बट एट द सेम टाइम स्टॉक पिकिंग का ये मार्केट रहेगा। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल इंडेक्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि बेस बढ़ गया है। बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मौके जरूर मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि आईटी, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेश के काफी अच्छे मौके हैं। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई निवेश करना चाहे तो डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और कोई गिरावट अगर आती भी है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस अभी बढ़े हैं, इनको देख के मार्केट्स में थोड़ी बहुत चिंता जरूर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में होपफुली अगर थिंग्स नॉर्मलाइज होते हैं तो मार्केट्स वापस बजट और ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगी। तो आई थिंक इट शुड बी अ बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी। और ये जो 3-4 सेक्टर्स मैंने कहे, इसमें मैं समझता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, कैपिटल गुड्स में एल, ये सारे काउंटर्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। और कोई भी मार्जिनल डिप अगर आता है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर। प्रियंका, मेरी तरफ से आईटी सेक्टर में हमको अभी भी टीसीएस काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए, पहली बात तो तीसरी तिमाही काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी रहेगी। इनफैक्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया है कि ऑर्डर विंस काफी अच्छी है। प्लस 12 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे वहां पे और एक इंटरिम डिविडेंड के लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। सबसे बड़ी बात, रूपी का जो टेलविंड है और जो क्लाउड और डिजिटल बिजनेस में इनका जो ट्रैक्शन हमने पिछले क्वार्टर में देखा था, वो इस बार भी कंटिन्यू होगा ऐसा लग रहा है। प्लस जो ओवरऑल गाइडेंस रहेगा, मार्जिन पे आउटलुक रहेगा, इससे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली टीसीएस एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहेगा। तो करीबन 4100 का हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो कम से कम अगर 3 से 6 महीने का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 4100 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली एक अच्छी अपटर्न के लिए तैयार हो रहा है। प्लस जिस प्रकार की पोजीशनिंग इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करके लिए दी है, मुझे लग रहा है कि देखिए, आने वाला साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फोकस कंटिन्यूसली जारी रहेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आज जो नंबर्स जो अभी प्रीवियस मंथ के आ गए हैं दिसंबर के, वहां पे हमने देखा है कि बहुत ही दमदार नंबर्स टाटा मोटर्स ने दिखाए। इनफैक्ट पैसेंजर कार के नंबर्स, कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग बढ़े। तो ये मोमेंटम अगर बढ़ता गया तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में डेफिनेटली टाटा मोटर्स में आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और दूसरा शेयर तो मैं समझता हूँ टीसीएस रहेगा। टीसीएस में भी जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको आगे दिख रहा है, स्पेशली ऑर्डर विंस और रूपी टेलविंड्स का बेनिफिट आते हुए, प्लस जिस प्रकार की नए ऑर्डर्स इनको मिलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आईटी में तो वैसे भी टेलविंड्स बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ऑटो सेक्टर जो बहुत समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे टाटा मोटर्स कैन बी अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर। तो ये दोनों शेयर्स मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। कोई भी गिरावट अगर आती है बाजार में तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक्यूमुलेट करने वाले स्टॉक। गुड मॉर्निंग अजय, और आपको भी 2022 की शुभकामनाएं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि आईटी सेक्टर में जो एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए हैं और डेफिनेटली जो कमेंट्री आई है, इससे ये काफी लग रहा है कि डेफिनेटली इंडियन आईटी कंपनीज भी थर्ड क्वार्टर में बहुत अच्छा नंबर्स दिखाएंगी। हालांकि ये नॉर्मली एक हॉलिडे क्वार्टर होता है, बट जिस प्रकार की ऑर्डर विंस आ रही है, जिस प्रकार का रूपी का टेलविंड है, मैंने अभी आपके चैनल पे टीसीएस रिकमेंडेशन दी थी। हमको लग रहा है कि टीसीएस सबसे वेल पोजीशनड है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पिछले बार काफी स्ट्रांग थी। और रूपी का जो भी बेनिफिट आएगा वो डेफिनेटली इनके मार्जिन को और ऐड करेगा। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस और टीसीएस तो डेफिनेटली अच्छे करेंगे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो वेल पोजिशनड है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, वो टीसीएस रहेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए, 12 तारीख को रिजल्ट्स है, उसके पहले ही आपको थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक थोड़ा सा अपटिक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री या होपफुली मार्जिन के ऊपर कोई पॉजिटिव आउटलुक आता है तो मेरे ख्याल से ये मार्केट्स को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मार्जिन को लेकर टीसीएस ने काफी कॉन्फिडेंस पिछले क्वार्टर में भी दिखाया था। तो आई वुड से दैट आउट ऑफ द 3 कंपनीज, टीसीएस इज बेस्ट पोजिशन।
और इवन एट द करंट लेवल्स टीसीएस को खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और थोड़ा सा लंबा अवधि की अगर हम बात करें तो करीबन 4100 4150 का टारगेट कंफर्टेबली टीसीएस में पॉसिबल है। बिल्कुल, इनफैक्ट मीर मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग है और ये बात का कॉन्फिडेंस है मार्केट को कि कहीं ना कहीं मार्केट्स उम्मीद कर रहा है कि ये ओमिक्रॉन का जो वायरस का स्केयर है ये इतना ज्यादा ओवरऑल अर्निंग्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। और हमारा मानना है कि तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स के बाद जो भी मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आएंगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्लस अभी ऑब्वियसली बजट फरवरी में है तो वहां पे भी उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा बजट के लिए भी रन अप मार्केट अभी तैयार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ गुड बिगनिंग। बट जैसे मैंने आपको कहा कि इंडेक्स से ज्यादा आपको पॉसिबली अच्छे स्टॉक पिकिंग और अच्छे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए और कहीं पे भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने के मौके समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स कॉन्फिडेंट है कि ये सारा जो नियर टर्म में चैलेंजेस है वायरस का और थोड़े से अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट का, ये डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में कवर अप हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड बिगनिंग एंड इन्वेस्टर्स शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स ऑन एवरी डिक्लाइन। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट अजय भारत को हमारा टॉप पिक तो है ही, बट इसके अलावा हम लोग ने मदरसन सुमी को भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। हमको लग रहा है कि देखिए मदरसन सुमी एक ग्लोबल एज वेल एज एक डोमेस्टिक प्ले है और जैसे जैसे ऑटो सेक्टर में नॉर्मल सी आती है, वॉल्यूम ग्रोथ आता है, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि मदरसन सुमी का वैल्यूएशन ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है। हमको लग रहा है कि FY23 शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर और ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स में जैसे यूरोप में अगर नॉर्मल सी जल्दी आती है तो इनके लिए इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी सिग्निफिकेंट है। कंपनी ने बहुत वेल पोजीशनड अपना ग्लोबल एक मार्केट का एक पोजीशनिंग की है। उनके एक्विजिशंस ऑलवेज EPS एक्रेटिव हुआ करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मदरसन सुमी डेफिनेटली शुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द मिड कैप कैटेगरी। और प्लस भारत फौज की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में जिस प्रकार की ट्रेंड और क्लास 4-8 ट्रक्स की जो अप ट्रेंड हमने देखे, तो ये भी डेफिनेटली एक अच्छा अपटिक के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन मदरसन सुमी वुड बी माई बेस्ट पिक एंड डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि मैं एज ऑफ नाउ तो मेरे एलोकेशंस वहीं पे रखूंगा। हम लोग ने पहले से ही ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहाँ पे हम लोग काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और अगर हम महिंद्रा की बात करें तो ये 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो हमको लग रहा है कि अपना पोजीशन FY23 में और भी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। डेफिनेटली सेमीकंडक्टर का इशू अभी तक पूरी तरह से क्लियर आउट नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली लग रहा है कि इस साल ये जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, डिमांड ऑन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हमको ऐसे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि अभी भी गाड़ियों का जो वेटिंग पीरियड है, स्पेशली अगर हम महिंद्रा की बात करें तो 7 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो ये डेफिनेटली एक बात को क्लियर करता है कि डिमांड अच्छी है, इसमें थोड़ी सी लॉजिस्टिक इशू है, बट ओवरऑल आई थिंक डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस आने वाले साल में देखने को मिलेगी। और कहीं पे भी कोई भी गिरावट अगर आती है तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले साल बहुत चैलेंजेस से गया। आने वाला साल मुझे लग रहा है कि मार्जिन और वॉल्यूम दोनों में आपको बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जी अविनाश, आपसे और एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन की मैंने बात की, अब इस समय ऐसा लग नहीं रहा है और जाहिर सी बात है कि बाज़ार में भी काफ़ी हद तक ये कॉन्फिडेंस है कि ओमिक्रॉन का जो संकट है उसका सीमित इम्पैक्ट रहेगा, लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन कुछ एक स्टेट्स ने जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लागू किए हैं, जैसे हमने देखा वेस्ट बंगाल ने मुंबई और दिल्ली की जो फ़्लाइट्स हैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हफ्ते में सिर्फ 2 दिनों के लिए, और भी कई तरह के कर्फ्यूज़ या फिर रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। इसका एक इम्पैक्ट जो बिलो द सरफेस रहता है वो है सप्लाई चेन डिसरप्शन का। आप इसे लेकर चिंतित हैं, और अगर हाँ तो फिर इस पर क्या कोई रिएक्शन करना चाहिए अपनी स्टॉक स्ट्रैटेजी में? आई थिंक मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो ये रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए गए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मार्केट्स को कॉन्फिडेंट है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ और 2 ये ऑब्वियसली नॉर्मलाइज होना चाहिए। और जैसे सभी को पता है कि यहाँ पे डेथ केसेस बहुत कम है, तो स्केयर जरूर है लेकिन डेफिनेटली पैनिक मार्केट में नहीं है। और वही बात मुझे लग रहा है कि शायद सप्लाई लॉजिस्टिक्स इश्यूज के लिए शायद थोड़ा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंपनीज ने काफी अच्छा किया है पहले से। तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन अगर
2 महीने के आगे भी अगर ये रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहते हैं तो डेफिनेटली रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच, बट ओवरऑल सप्लाई लॉजिस्टिक इश्यूज तभी प्रॉब्लम में आएंगे जब करीबन 1-2 महीने के बाद भी ये सिचुएशन क्योंकि जो मुझे लग नहीं रहा है कि ये होगा, जल्दी ये रेस्ट्रिक्शन निकाले जाएंगे और मेरे ख्याल से नॉर्मल सी आएगी।